एक ऐसा विचार बने। तो मेरा ऐसा विचार है कि जो ये नेतृत्व शब्द है, एक्चुअली में किसी एक व्यक्ति को अगर हम प्रमोट करेंगे तो उससे समाज का भला बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी विचार को हम प्रमोट करेंगे तो उससे समाज का भी और देश का भी और सभी का भला होगा। इसको अगर हम उदाहरण के रूप में रखें और समझें, जैसे कि अभी जो हमारे कवि बंधु थे, उन्होंने समा को बांधा और देश की एकता अखंडता और उस सिलसिले में भी अपने विचार रखे। मेरा आप सबसे ये प्रश्न कह लीजिए या एक विचार मैं आपका जानना चाहता हूं कि अगर भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा हो और भारत की टीम से अजहरुद्दीन जो है वो बैटिंग कर रहे हो और वसीम खान जो है वो बॉलिंग कर रहे हो, नहीं सॉरी, हाँ वो पता, मतलब कोई मान लीजिए रामलाल हो, वो पाकिस्तान की टीम से बॉलिंग कर रहे हो। वहां पे राजपूत समाज के लोग हैं, सोडा समाज के हैं जो पाकिस्तान में है, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे राजपूत समाज के भी पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए रामलाल सोडा जी बॉलिंग कर रहे हो, पाकिस्तान की टीम में हो और भारत की टीम में अजहरुद्दीन बैटिंग कर रहे हो, तो हम किसके लिए प्रार्थना करेंगे कि बॉल पे छक्का लगना चाहिए कि आउट होना चाहिए? बताइए। छक्का लगना चाहिए। तो ऐसा क्यों हमने सोचा? उस समय हमने जो बॉलर है जो कि हमारे राजपूत समाज का है, हमने उसकी तरफदारी नहीं करी। हमने तरफदारी किसकी करी? अजहरुद्दीन की। क्यों करी? क्योंकि वो हमारे झंडे से खेल रहा है, वो हमारे झंडे को से खेल रहा है, हमारे जो झंडे का नेतृत्व है उसको वो स्वीकार करके उसके अधीन खेल रहा है। तो इस बात से हमें ये बात समझ में आई कि जो जीत होती है और जो विचार होता है वो झंडे का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता। तो अगर हम किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं और अगर वो किसी झंडे के नीचे काम करता है तो वो व्यक्ति हमेशा अपने झंडे के अधीन रहकर ही काम करेगा, चाहे वो हमारे समाज का ही क्यों ना हो। तो आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जो किसी दूसरे झंडे के अधीन काम करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े राजनेता इस देश में पैदा हुए, लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी अन्य झंडे के अधीन काम करते थे। जैसे कि अमर सिंह जी हैं, बहुत बड़े वो नेता थे, अब स्वर्गीय हो गए, हमारे बीच ही हैं। लेकिन क्योंकि कि वो समाजवादी पार्टी के अधीन में काम करते थे तो वो बहुत ज्यादा समाज के लिए नहीं कर पाए जितना काम मुलायम सिंह यादव जी ने अपने यादव समाज के लिए किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक ये जो धरती बनी है, जब से ये धरती बनी है और जब तक ये रहेगी, यहाँ पे जो हार जीत होती है वो झंडे की होती है, ना कि किसी व्यक्ति की होती है। इसके लिए मैं आपके सामने बस दो ही उदाहरण रखूंगा, एक वर्तमान का अभी का और एक 1947 से पहले जब राजतंत्र था उस समय का। भाई दो ही तंत्र हैं जिनके माध्यम से राजसत्ता यहां पर स्थापित हुई, एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र। राजतंत्र में जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उन्होंने हजारों सालों तक इस देश पर सत्ता हासिल की और चलाया इस देश को। तो कैसे चलाया और अब हम क्यों नहीं चला पा रहे? क्योंकि जब राजतंत्र था तो हमारे पूर्वज अपना झंडा बनाते थे, उस झंडे के सहयोगी जो है सभी 36 बिरादरी के लोग होते थे और वो सभी के सुख दुख का ध्यान रखते थे, उनके अधिकारों की रक्षा करते थे। और जब दूसरे के अधिकारों की कोई रक्षा करता है तो उसके अधिकार खुद ब खुद सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे एसके सिंह जी है, हमारे आदरणीय भाई साहब हैं, ये आज दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने का नेतृत्व है इनके पास। तो कौन यहाँ बैठेगा और कौन वहां बैठेगा यही तय करेंगे।
तो इनके खुद के तो सुरक्षित हैं, इनका मर्जी है, चाहे 4 कुर्सी पे ये अभी लेट जाए, कहें भाई हमारा प्रोग्राम है, हम तो ऐसे बैठेंगे और राणा जी आप बैठोगे उधर और ये बैठेंगे इधर, यही तय करेंगे। तो मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं, एक राजतंत्र का, हजारों उदाहरण है, लेकिन उनमें से एक उदाहरण उनका रखता हूं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। हम सब महाराणा प्रताप जी का गुणगान करते हैं, अभी भी कर रहे थे। तो जब महाराणा प्रताप जी और अकबर के आपस में रिलेशन खराब हो गए और ये तय हो गया कि भाई अब युद्ध होगा, तो अकबर ने जो अपने सेनापति थे मान सिंह जी, जो जाति से राजपूत थे, उनको बुलाया, कहा भाई एक काम करो, चित्तौड़ जाओ और उनके ऊपर आक्रमण कर दो। महाराणा प्रताप जी को जब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे मान सिंह जी अपने साथ हजारों लोगों की सेना लेकर, सेना भी राजपूतों की थी, उसके अंदर राजपूत ही थे सैनिक, तो वो लेकर जो है अपना हल्दी घाटी तक आ गए हैं। तो महाराणा प्रताप जी ने भी अपने सेनापति को बुलाया, उनके सेनापति का नाम था हकीम खान। तो उनको कहा भाई ऐसे ऐसे आ रही है दिल्ली से सेना, आप भी जाओ अपने साथियों को लेकर और उनको वहां पे रोको हल्दी घाटी। तो हकीम खान भी अपने साथ जो भी 5000 10,000 या जो भी उनकी सेना थी उनको लेकर जो है हल्दी घाटी के पास आ गए। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ 10,000 50,000 जो भी मान सिंह जी के साथ रहे हों, 20,000 राजपूत उदाहरण मान लेते हैं कि 20,000 राजपूत केसरिया पगड़ी के साथ, क्योंकि राजपूत है, और जय भवानी के नारे लगाते हुए, हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगाते हुए, क्योंकि जब आदमी युद्ध लड़ता है, मरने मारने के लिए तैयार होता है तो अपने इष्ट देवताओं को याद करता है, तो वो तैयार है लड़ने के लिए। एक तरफ 20,000 राजपूत जय जयकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ 5,000 10,000 जो मुसलमान पठान है वो भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, हरी पगड़ी लगाई हुई है, अल्लाह अकबर कर रहे हैं। तो अगर हम उस समय जीवित होते, हमारे पूर्वज थे उस समय, या आज भी हम अपने घर के मंदिर में किसके लिए प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध कौन जीतना चाहिए, हकीम खान और उनके साथी, या जो 20,000 राजपूत हैं जिनमें हमारे रिश्तेदार भी होंगे, हमारे भाई बंधु चाचा भतीजे कुछ होंगे क्योंकि वो हमारे बीच के हैं, तो कौन ये युद्ध जीतना चाहिए? है जी, के लिए कोई नहीं कहेगा, सब कोई कहेगा कि वही नहीं। देखिए, मैं अब कोई सोच रहा होगा भाई राजपूत जीत जाए क्योंकि मेरा लड़का भी गया हुआ है, और कोई सोच रहा होगा मुसलमान जीत जाए। तो दोनों को जीता हुआ एक बार मानते हैं, हम महसूस कर लें कि झंडे की ताकत क्या होती है। तो पहले हम राजपूतों को जीता हुआ मानते हैं, राजपूत जीत गए। अब मान सिंह जी किले के ऊपर गए चित्तौड़ के, और उसके ऊपर उन्होंने झंडा फहराया, जीत का झंडा फहराया जाता है ना जी, तो वो किसका झंडा फहराएंगे? अकबर का। और अगर वो 20,000 मुसलमान 10,000 मुसलमान जीत जाएंगे तो वो किले के ऊपर किसका झंडा फहराएंगे? तो इससे हमें क्या समझ आया? ये समझ आया कि जीत सदा झंडे की होती है। जब से ये धरती बनी और जब तक ये धरती रहेगी सिर्फ झंडे की जीत होगी। तो जब राजतंत्र था, हजारों सालों से हमारे पूर्वज क्या करते थे? अपना झंडा बनाते थे, उस झंडे के अधीन सभी लोग अलग अलग प्रकार से उसमें सहयोगी होते थे। इसीलिए सत्ता पे हमेशा क्षत्रिय समाज के लोग रहे। लेकिन जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में अपना जो झंडा बनाने की परंपरा थी वो राजपूत समाज भूल गया, और उन्होंने क्या किया कि दूसरों के झंडों के अंदर सेनापति के रूप में, ज्यादा से ज्यादा सेनापति बन सकता है दूसरे के झंडे में, तो सेनापति के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो सेनापति तो बेचारा जब भी जीतेगा तो जीत तो झंडे की मानी जाएगी। तो इस बात को हमारा समाज नहीं समझा लोकतंत्र में कि अपना झंडा बनना चाहिए। अगर झंडा नहीं बनेगा तो अभी जिनके, इससे पहले हम जितने भी लोगों की बात करते हैं तो उसमें दुर्भाग्य ये रहा कि वो नेतृत्व में बहुत सक्षम थे। जैसे मान सिंह जी भी बहुत बहादुर थे, बहुत रणनीति में वो थे, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसे झंडे के अधीन काम कर रहे थे। मैं तो कई बार देखता हूं, हमारे बीच में भी होंगे कई लोग मुझसे ये बोलते हैं, अभी एक हमारे पूर्वज ही हैं, मतलब क्षत्रिय समाज के, उनके लिए लिखा हुआ था कि भाई वो
उनको सर की उपाधि मिली, उनको कर्नल थे वो। तो मैंने सिर्फ प्रश्न किया कि दोस्त वो लड़ते किससे थे? हम बड़े फख्र से बोलते हैं भाई मेरे दादाजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, 1940 में मेरे जेलर थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो जेलर थे, इंस्पेक्टर थे, एक तरफ तो अभी आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र की जय जयकार कर रहे थे, और जो उनको उस समय मारने का षड्यंत्र रचते थे, जो उनको मारते थे, फिर बड़े फख्र से ये भी कहते हो मेरा दादाजी तो भला था, है ना? यही तो है। तो इसी से हमें अपने बुद्धि के ऊपर समझ होनी चाहिए कि हम एक ही पहलू पे ही तो टिक सकते हैं, हम दो दो की बात करते हैं। दूसरी तरफ अभी मैं एक जगह गया हरियाणा में, उन्होंने बड़े फख्र से कहा कि मेरे दादाजी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। तो उन्होंने कागज दिखाए, तो मैंने कहा ये म्यांमार में लड़ाई के लिए लड़ा। तो मैंने उनको कुछ कहा नहीं, मैंने सोचा इनको खराब लगेगा। मैंने कहा कि म्यांमार में तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी, उनसे अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी इस सन में, तो जिसमें आपके उनको मिला। तो वो और हम लोग उनको सम्मानित कर रहे। जिसने सुभाष चंद्र बोस को हरवा दिया, मार दिया या परेशान कर दिया, तो हमारे अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि एक तरफ यहाँ एक आदमी कहेगा सुभाष चंद्र बोस की जिंदाबाद, दूसरी बात कोई आजा भाई दादाजी के पोते ले अपना माला वाला पहन की तेरे दादाजी ने विक्टोरिया क्रॉस जीता और बहुत बुरी तरह से सुभाष चंद्र बोस जी की ऐसी तैसी की। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि लोकतंत्र के अंदर हमें अपना झंडा बनाना चाहिए। किसी एक झंडा होता है विचारधारा, और व्यक्ति तो क्या होता है लालच में आ जाता है। व्यक्ति तो अभी मेरे को कोई मान लीजिए मैं शेर सिंह राणा, आप सोचो भाई ये तो बड़ी राजपूतों की भलाई की बात करता है। मैं अभी समाजवादी पार्टी से सांसद बन जाऊं तो मैं कहूंगा भाई मेरी भाषा कुछ होगी, और अगली बार मुझे टिकट ना मिले फिर मैं बसपा से बन जाऊं तो मैं कहूंगा भाई जय भीम। फिर मेरे को बीजेपी में चला जाऊं मैं तो फिर मैं कहूंगा भाई ये मुसलमानों को तो मारो। फिर कांग्रेस से बन जाऊं राज्यसभा में, फिर मेरी भाषा अलग होगी। तो वही शेर सिंह राणा है, लेकिन उसकी बातें क्यों बदल रही है? क्योंकि झंडा बदल रहा है। विचारधारा झंडे की होती है। तो अगर आप अपना झंडा बनाओगे और उस झंडे को अगर आप हकीम खान को भी दोगे तो वो आपका झंडा फहराएगा, आपके फायदे की बात करेगा। और अगर कितना भी बड़ा राजपूत होगा, अगर वो किसी दूसरे के झंडे के अधीन होगा, यही कारण हुआ कि जब SC/ST कानून की बात हुई, तो आपको मालूम है कि वहां पे जो भारत के क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष थे वो भी थे वहां पे। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो अपना दल से थे, अपना दल की स्ट्रेटेजी थी कि भाई हमें इस पे समर्थन करना है, तो उसको उनके अधीन रह के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी विचारधारा जो झंडे की होगी वही रखनी पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे लिखा है कि भैया राष्ट्रीय नेता की तलाश, कायदे में राष्ट्रीय नेता की तलाश होनी चाहिए। एक राजपूत समाज अपना एक झंडा बनाए। जिस समाज ने भी अपना झंडा बनाया, चाहे हरियाणा में हमारे जाट भाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार में हमारे यादव भाई हो, चाहे हमारे दलित भाई हो, चाहे हमारे पटेल भाई हो, चाहे हमारे निषाद भाई हो, चाहे हमारे मराठा भाई हो, जिन्होंने भी अपना झंडा बनाया उन्होंने सत्ता हासिल करी और अपने समाज का भला किया। हम क्या उस झंडे के नीचे काम करते हैं, तो कर्मचारियों की विचारों की थोड़ी ना कोई सुनता है। ज्यादा चूल चपड़ करेगा तो अपना उसने क्या किया, तो अपना कहीं और उसका ट्रांसफर कर देंगे, कहीं और लगाएगा अपनी एनर्जी को। भाई राजा ही तो तय करेगा ना इसको कहां पे। अब मान सिंह जी को उसको लगा भाई अकबर को मान सिंह जी को इधर नहीं लड़वाना, तो उनको अफगानिस्तान भेज दिया, जाओ भाई वहां अपना तलवार चला। असल में तलवार की ताकत से ज्यादा ये जो तय करेगा ये तलवार कहां चलेगी, इस चीज के लिए चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तलवार होती है ना, अरे भाई तलवार चलाने वाले, हमने अभी मैंने एक प्रश्न किया था कि मैं गुजरात से आया, मैं जस्ट अभी आया, कल वहां उन्होंने मुझे 30-40 तलवारें भेंट करी।
अलग अलग संगठनों ने एक ऐसे कर। मैंने उनको कहा कि भाई ये तलवार है, इस तलवार को चला के क्या मैं गांव का सरपंच बन सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं। तलवार किस बात की सूचक होती है? तलवार होता है हमारे पूर्वजों के वजह से हम तलवार इसलिए आदान प्रदान करते हैं, कोई दूसरा समाज नहीं करता। हम इसलिए करते हैं कि उस तलवार के दम पे हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों तक सत्ता हासिल करी, इसीलिए तो लेकिन जो सही समय पे सही हथियार चलाना जो समाज नहीं जानता वो खत्म हो जाता है। जब हमारे पूर्वजों ने तलवार का समय था तो उसको भली भांति चलाना सीखा, सत्ता हासिल करी। लेकिन जब मुगल आए तो वो तोप ले आए, तो उसके सामने तलवार फीकी पड़ गई तो उन्होंने सत्ता हासिल कर ली।